चलें जी, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग कल हमने डिस्कस किया था। डाटा प्रोसेसिंग में हमने डिस्कस किया था कि डाटा प्रोसेसिंग के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो डाटा प्रोसेसिंग में हिस्सा लेते हैं, ये जो डाटा प्रोसेसिंग एक्चुअली कर रहे होते हैं। तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट था वो था सीपीयू। सीपीयू के वाले से आप सारे लोग आप जो है वो जान चुके हैं कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम है। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ऑल काइंड ऑफ प्रोसेसिंग जो है वो सीपीयू हैंडल कर रहा होता है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसके आगे मजीद दो कंपोनेंट होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं और दूसरे को अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है डाटा प्रोसेसिंग का वो है मेमोरी। अब मेमोरी दो तरह की जो है वो इसमें होती है। एक को रैम हम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी रोम होती है, या इसको पूरा पूरा नाम जो है वो रीड ओनली मेमोरी ये भी है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा जो है वो हम डिटेल के साथ देखने की कोशिश करते हैं। सीपीयू के बारे में देखें कि CPU is also known as brain of computer. All kind of processing handled by CPU. CPU of every computer has two important parts: control unit and arithmetic logic unit. ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इट मैनेजेस ऑल द कंप्यूटर रिसोर्सेज। कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं, कितना जितना भी हार्डवेयर है कंप्यूटर का, उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी जो है वो होती है आपके कंट्रोल यूनिट की। ठीक है, कंट्रोल यूनिट सारे हार्डवेयर को, सारे रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज में मेमोरी आ जाती है, इसके अलावा प्रोसेसर सेल्फ है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जो भी है, जो जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबको मैनेज कर रहा होता है। इसके अलावा वो कहता है इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम ऑल कंप्यूटर डिवाइसेस। अब सीपीयू से डाटा बाकी सारे डिवाइसेस की तरफ भी जाता है और बाकी सारी डिवाइसेस की तरफ से डाटा सीपीयू की तरफ भी फ्लो करता है। ठीक, तो इस फ्लो को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? इस फ्लो को कंट्रोल जो कंपोनेंट कर रहा होता है उसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। यानी कंट्रोल यूनिट इटसेल्फ ही वो कंपोनेंट है जो इस फ्लो को भी कंट्रोल कर रहा था। इसके अलावा द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज मशीन साइकिल, या इसको फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल भी कहते हैं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और स्टेप इन प्रोसेसिंग। कंट्रोल यूनिट जो है वो इस साइकिल को भी कंट्रोल कर रहा होता है, जिसको हम कहते हैं फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। इसमें क्या होता है? इसमें इंस्ट्रक्शन जो है, जो मेमोरी के अंदर या रैम के अंदर मौजूद होती है, वहां से उसको फेच किया जाता है, यानी कि रीड किया जाता है, रीड करके लाया जाता है उसको सीपीयू के अंदर। ठीक है, सीपीयू उसको फिर कंट्रोल यूनिट के अंदर रखता है। कंट्रोल यूनिट उसको डी कोड करता है, यानी कि उससे कोई मतलब निकालता है और फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक साइकिल है जो हमेशा चलता ही रहता है सीपीयू के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट एएलयू। एएलयू के बारे में हमने देखा था कि एएलयू जो है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसका पूरा नाम है। ठीक है, और ये जितने भी मैथमेटिक्स ऑपरेशन हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, और इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल, इक्वल, लेस देन एंड इक्वल, नॉट इक्वल। these kind of operation performed by ALU, arithmetic logic unit। इस तरह के सारे ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है। अब ALU जो है ये दरअसल कंट्रोल यूनिट इसको भी कंट्रोल कर रहा होता है। जो कंट्रोल यूनिट है वही कंट्रोल कर रहा होता है ALU को भी। वो कह रहा है कि दिस कंपोनेंट, यानी कि ALU कॉल्ड बाय कंट्रोल यूनिट फॉर असिस्टेंट। कंट्रोल यूनिट इसको कॉल करता है अपने असिस्टेंट्स के लिए। ठीक है, यानी कि कंट्रोल यूनिट ने एक इंस्ट्रक्शन फेच की, उसको डिकोड किया। अब उस इंस्ट्रक्शन में बताया गया था कि दो नंबर को लेट से जमा करना है।
तो कंट्रोल यूनिट को नहीं मालूम कि किस तरह से नंबरों को जमा किया जाता है, लेकिन कंट्रोल यूनिट को वो कंपोनेंट मालूम है जो ये काम कर सकता है, वो कंपोनेंट ELU है। तो कंट्रोल यूनिट वो दोनों नंबर और वो ऑपरेशन एडिशन का जो परफॉर्म होना है, वो तीनों चीज़ें हवाले कर देता है कि इसके ALU के। तो ALU फिर उसको ऐड करता है दोनों नंबरों को, और फिर वापस जो है रिजल्ट वो कंट्रोल यूनिट को दे देता है। इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म होते रहते हैं। ठीक है, तो ALU इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ CPU। तो CPU के बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डाटा प्रोसेसिंग में, जिसका हिस्सा होता है, वो है मेमोरी। अब जब भी आपने कोई प्रोग्राम लिखने, ज़ाहिर है कंप्यूटर इटसेल्फ इस चीज़ को तो ये चीज़ आप, मैं सपोज कर रहा हूँ कि आप लोगों के जहन में है हर वक्त, कंप्यूटर इटसेल्फ कोई काम नहीं कर सकता। इसको हर चीज़ जो है वो इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में, या उसको प्रोग्राम आप कह सकते हैं, इस फॉर्म में उसको उसको बताना होता है कि आपने ये काम करना है। ठीक। तो अब वो जो इंस्ट्रक्शन है या प्रोग्राम जो लिखा हुआ है, उसको किसी जगह पे रखना होता है ताकि CPU उसको जो है रीड करता रहे। अब CPU के अंदर इटसेल्फ इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती कि वहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन रखी जा सके एक साथ ही। तो फिर एक ऐसा स्टोरेज एरिया, एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे उन इंस्ट्रक्शंस को रखा जा सके, और वहाँ से फिर CPU जो है वो वन बाय वन जो है वो रीड करता रहे। तो मेमोरी में एक जो चीज़ है वो रैम है। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ते रहे हैं। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। रैम के अंदर जब भी किसी प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट होना होता है, जब भी किसी प्रोग्राम ने रन होना होता है, तो उसकी सारी इंस्ट्रक्शन, उसका सारा डाटा वो लोड कर लिया जाता है कहाँ पे, रैम के अंदर। ठीक है। तो रैम रैम से फिर आगे CPU जो है वो वन बाय वन इंस्ट्रक्शन रीड करता जाता है और एग्जीक्यूट करता जाता है। ठीक। तो रैम के बारे में ये है कि ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी होने का मतलब ये है कि जब भी पावर ऑफ होती है, बिजली बंद होती है, तो रैम का सारा कंटेंट जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक। और इट होल्ड्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा व्हेन अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड। जब कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो उस वक्त जो इंस्ट्रक्शन और उसका डाटा जो है वो होल्ड कौन कर रहा होता है, वो कर रही होती है आपकी रैम। ठीक है। एज इट्स नेम एम्प्लाइज CPU कैन एक्सेस एनी लोकेशन इन मेमोरी एट एनी टाइम रैंडमली। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको क्यों कहा जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको इसलिए कहा जाता है कि CPU किसी भी वक्त इस मेमोरी की किसी भी लोकेशन को रैंडमली एक्सेस कर सकता है। ठीक है। यानी ये नहीं कि अगर आपने एड्रेस नंबर 100 पे पहुंचना है तो पहले से शुरू करेंगे 1 2 3 4, इस तरह 100 तक नहीं जाएंगे, बल्कि डायरेक्टली आप एड्रेस देंगे 100, और 100 के ऊपर जो है वो जो कंटेंट पड़ा वो रीड कर लेंगे। इसलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि इसका कंटेंट जो है वो किसी भी लोकेशन से, किसी भी एड्रेस से रैंडमली रीड किया जा सकता है। ठीक। दूसरी जो मेमोरी होती है, सॉरी, चले, वो रोम होती है, उसके बारे में हम जो है वो डिटेल से इतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी है, और उसके अंदर वो वाली इंस्ट्रक्शन मौजूद होती हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट आप पे चाहिए होती हैं। यानी कि जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है तो उसके बाद उसने क्या करना है, बूट कैसे होना है। ठीक है। उसमें बायोस का नाम आपने सुना होगा, बायोस, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो वो सारी कोड जो है, वो सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो रोम के ऊपर होती हैं, और रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, उसका कंटेंट परमानेंट होता है, और वो रीड ओनली मतलब ये उसमें सिर्फ रीड किया जा सकता है, जबकि रैम जो है इससे आप रीड भी कर सकते हैं, इस पे आप राइट भी कर सकते हैं। ठीक। तो ये तो कल का जो हमारा टॉपिक था उसकी एक क्विकली रिवीजन थी, जो चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोसेसिंग स्पीड। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी प्रोसेसिंग स्पीड को अफेक्ट करते हैं, जिससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की स्पीड जो है वो मुतासर होती है, या असरअंदाज कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो स्पीड के ऊपर असरअंदाज होते हैं। ठीक है? ये हमने
आज जो है वो स्टडी करना है। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई मसला है तो वो मुझसे पूछ ले, या वो हैंड रेज करेगा ना तो मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है? तो उसके बाद वो फिर ज़ाहिर है पूछ सकेंगे। जी भाई साहब, ये आपने नाम ही नहीं लिखा हुआ, जिसने रेज किया है हैंड, एक भाई साहब ने नाम ही नहीं महक। लिखा हुआ। महक, BSc इकोनॉमिक्स, रोल नंबर 15। तो मैडम ये लिखे ना, इसके ऊपर अपना नाम लिखे। मुझे क्या ये पता नहीं आपने क्या अजीबो गरीब ऊपर वो लिखा हुआ है, वो तो बिल्कुल ही अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो नाम अपना लिखा करे ना। जी फरमाएं। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि पाइपलाइन प्रोसेसिंग क्या आता है? जी पाइपलाइन प्रोसेसिंग। हाँ, पाइपलाइन प्रोसेसिंग ये होता है कि आप जो साइकिल जिसकी हम बात कर रहे थे ना, फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, ठीक है? इसमें पाइपलाइनिंग इस तरह से की जाती है कि लेट से आपने फेच कर ली एक इंस्ट्रक्शन, ठीक है? अब फेच के बाद वो वाली इंस्ट्रक्शन डी कोड पे चली गई है, ठीक है? अब डी कोड पे जब चली गई है तो दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है उसको फेच कर लिया गया है, ठीक है? अब पहले वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो डी कोड के बाद एग्जीक्यूट पे चली गई है, दूसरी इंस्ट्रक्शन जो हमने फैच की थी उसको डी कोड वाली सतह पे लेके चले गए हैं, और तीसरी इंस्ट्रक्शन को दोबारा फैच कर लिया गया है, ठीक है? यानी कि एक लाइन में जो है वो प्रोसेसिंग चल रही होती है, ये फैच डी कोड एग्जीक्यूट साइकिल की, ठीक है? इस तरह से ये होता है कि ये स्पीड बेहतर हो जाती है और आपका कोई भी साइकिल जो है वो ज़ाया नहीं जाता, ठीक है? पाइपलाइन दैट इज जस्ट लाइक, जिस तरह से आपका वाटर पाइपलाइन होती है, उसमें आपने देखा कोई गैप नहीं होता, ठीक है? आगे वाटर है तो पीछे भी उसके उसी तरह से वाटर जो है वो चलता जा रहा होता है। तो ये भी ऐसी ही है कि आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो एक इसी तरह से फ्लो में चल रही होती है, कोई भी बीच में गैप नहीं होने के होता। यानी कि एक जगह से अगर इंस्ट्रक्शन अगले स्टेप पे चली जाती है तो पिछली इंस्ट्रक्शन जो है वो फौरन उसकी जो जगह जो उसने खाली की होती है वो ले लेती है, और उसके पीछे फिर जो उसके पिछले वाली इंस्ट्रक्शन होती है वो आ जाती है, ठीक? तो इसको पाइपलाइनिंग प्रोसेसिंग कहते हैं। जी और कोई नहीं है? चलें फिर हम जो है वो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हमने पढ़ना जी फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोसेसिंग स्पीड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपकी प्रोसेसिंग की स्पीड जो है वो मुतासर हो रही होती है। उसमें 5 चीज़ें हैं बेसिकली। रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स सीपीयू के अंदर एक तो यूँ कह लें कि एक छोटी सी मेमोरी लोकेशन होती है जहाँ पर जो है वो इंस्ट्रक्शन लोड करके डी कोड की जाती है। इसको हम अभी देख लेते हैं डिटेल से थोड़ा सा। दूसरी चीज़ जो प्रोसेसिंग स्पीड को मुतासर कर रही होती है या उस पर असरअंदाज हो रही होती है, वो है मेमोरी, ठीक है? मेमोरी इटसेल्फ, जिसको हम रैम कह रहे हैं, ठीक है? वो उसका भी बड़ा इम्पैक्ट है। क्या इम्पैक्ट है वो भी हम देखते हैं। फिर तीसरी चीज़, एक इंटरनल क्लॉक होता है। ये क्लॉक वो नहीं जो घड़ी पहनते हैं हम, या कंप्यूटर के ऊपर जो टाइम नज़र आ रहा था कि वो क्लॉक है। ये इंटरनल क्लॉक एक कंप्यूटर की होती है जो सिस्टम के अंदर लगी होती है, जो सिस्टम के स्पीड को मेयर कर रही होती है बेसिकली, कि सिस्टम कितनी स्पीड के साथ चल रहा है। इसको भी देखते हैं। चौथी चीज़ जो इफेक्ट करती है प्रोसेसिंग स्पीड को, वो है सिस्टम बसेस। सिस्टम बसेस का साइज जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी को भी हम देख लेते हैं ये क्या चीज़ होती है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रजिस्टर्स। सॉरी, रजिस्टर्स। जी रजिस्टर सबसे पहले देखें कि रजिस्टर है क्या चीज़, ठीक है? इट इज़ अ स्मॉल स्टोरेज एरिया
इनसाइड द सीपीयू। आप देख लें रैम जो है या कैश जितनी भी मेमोरी है वो सीपीयू से बाहर होती है। रजिस्टर जो है जिसकी जब बात होगी तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज इनसाइड द सीपीयू, ये सीपीयू के अंदर है स्टोरेज एरिया, और बिल्कुल स्मॉल होता है, बिल्कुल स्मॉल होता है, इंतहाई मतलब इसकी जो आप कह लेंगे साइज जो है वो बहुत कम होता है। वेयर, अभी किस लिए ये होता है, वेयर इंस्ट्रक्शंस लोडेड, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन लोड होती हैं आफ्टर फैचिंग फ्रॉम मेमोरी एंड डिकोडेड। हमने अभी फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल पढ़ा, उसमें क्या होता था कि फैच का मतलब होता था कि इंस्ट्रक्शन जो है उसको रीड किया जा रहा है मेमोरी से, ठीक है। तो रीड करने के बाद उसको कहाँ पे रखना है सीपीयू ने, रीड करने के बाद वो उसको उठा के ले आएगा, उसको रजिस्टर के अंदर रखेगा, जो ये स्मॉल एरियाज हैं इनके अंदर उसको लोड कर लिया जाता है, और फिर वहीं पे रख कर उसकी डिकोडिंग की जाती है, ठीक, उसको समझा जाता है कि इसका मतलब क्या है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है एक तरह से कि क्या करना है, यानी कि सेल्फ प्रोसेसर ने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये सारा काम इनसाइड द सीपीयू हो रहा होता है रजिस्टर के अंदर, ठीक है। और डिफरेंट काइंड के रजिस्टर हैं, उनका डिफरेंट पर्पस होता है, लेकिन वो ज़ाहिर है हर एक रजिस्टर को डिटेल से पढ़ना वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हमने सिर्फ इतना ही पढ़ना था कि हमें पता होना चाहिए कि रजिस्टर होते क्या। रजिस्टर साइज कैन बी 16, 32 और 64 बिट्स। देख लें इंतहाई छोटा, मैंने आपको कहा था बिल्कुल छोटा सा एक लोकेशन एरिया है या इसका साइज है। अब ये बिट्स में है, ठीक है, 16 बिट्स है, 16 बिट्स हैं, या 32 बिट्स हैं, या 64 बिट्स हैं। शुरू में 16 बिट्स चलता रहा है, लेकिन अब अगर आप कभी देखें तो आप कंप्यूटर प्रॉपर्टीज में जाएं ना, तो वहाँ पे वो बता रहा होता है कि आपका ये सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है। तो वो दरअसल रजिस्टर का साइज से ये डिटरमिन होता है कि सिस्टम आपका कौन सा है। उसमें वो अगर 32 बिट आपका सिस्टम है तो इसका मतलब है कि उसमें जो रजिस्टर है, रजिस्टर जितने हैं उनका साइज 32 बिट है। अगर वो 64 बिट सिस्टम है तो इसका मतलब है कि रजिस्टर्स का साइज जो है वो 64 बिट्स है, ठीक। इट इज आल्सो नोन एज वर्ड साइज ऑफ कंप्यूटर, इसको कंप्यूटर का एक वर्ड साइज भी कहते हैं। वर्ड साइज क्या है, वर्ड साइज इज द अमाउंट ऑफ डाटा विद विच कंप्यूटर कैन वर्क एट एनी गिवन टाइम। किसी एक वक्त में कंप्यूटर जितने डाटा के साथ काम कर सकता है वो उसका वर्ड साइज होता है, ठीक। अब इसमें ज़ाहिर है ये डायरेक्टली जो है इनका इम्पैक्ट होता है कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड के साथ। अगर ज़्यादा एक वक्त में ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा पे कंप्यूटर वर्क कर सकता है तो ज़ाहिर है उसकी ज़्यादा होगी स्पीड एज कम्पेयर टू दैट कंप्यूटर जो कम अमाउंट ऑफ डाटा पे एक वक्त पे काम करता है, ठीक है। यानी कि बात करने का मकसद ये है कि 32 बिट सिस्टम जो है उससे 64 बिट सिस्टम जो है वो डबल तकरीबन स्पीड में ज़्यादा होता है। 64 बिट सिस्टम जो है वो 32 बिट की निस्बत डबल स्पीड में काम करता है, ठीक। तो प्रोसेसिंग स्पीड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन रजिस्टर साइज, ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा रजिस्टर साइज होगा उतनी ही स्पीड प्रोसेसिंग की ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ जो इम्पैक्ट डालती है प्रोसेसिंग स्पीड पे वो मेमोरी है, रैम जिसको हम कहते हैं। प्रोसेसिंग स्पीड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन रैम, ये डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन रैम का मतलब ये है कि रैम जितनी बड़ी होगी, जितना ज़्यादा साइज होगा रैम का, प्रोसेसिंग स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। अगर 4 GB है, अब कंप्यूटर्स में तो ज़ाहिर है अब जो नॉर्मल आ रहे होते हैं कंप्यूटर उनमें 4 GB 8 GB, ठीक है, इतनी आम होती है। 2 GB तो कम अज़ कम होती है अब आजकल। इवन जो मोबाइल हैं उनके अंदर भी 1 GB जो है वो आजकल रैम चल रही है। तो जितनी ज़्यादा रैम होगी किसी भी कंप्यूटर की उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। क्यों, वजह क्या है, ठीक। वजह ये है कि अब रैम के अंदर हमें ये पता है कि रैम के अंदर जब भी किसी प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट होना होता है तो रैम के अंदर उसकी सारी इंस्ट्रक्शन लोड की जाती हैं, ठीक है। अब ऐसा होता है कि कई प्रोग्राम बहुत बड़े होते हैं, तो उन सारे प्रोग्राम वो लोड नहीं किए जाते मेमोरी में। फिर क्या होता है, उनका सिर्फ वो वाला पार्ट या वो वाला पोर्शन लोड किया जाता है जिसने जो उस वक्त एग्जीक्यूट हो रहा होता है।
तो जब उसके अब नया जब कोई उसका पार्ट जो है वो लोड करना है तो पुराने वाला जो एग्जीक्यूट हो चुका होता है उसको हम उठा के बाहर रख देते हैं। इसको स्वैपिंग बोलते हैं। स्वैपिंग मीन कि आपने जो अनयूज्ड कंटेंट ऑफ रैम है उसको आपने हार्ड डिस्क के ऊपर शिफ्ट कर देना है रैम से। तो जितने अगर रैम का साइज कम होगा तो स्वैपिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। और स्वैपिंग ज़्यादा होगी तो स्पीड कम हो जाएगी प्रोसेसिंग की, ठीक है। तो इसलिए जितना ज़्यादा रैम का साइज होगा उतनी ही स्पीड कंप्यूटर की या कंप्यूटर की स्पीड से मुराद ये है कि प्रोसेसिंग की स्पीड, डाटा प्रोसेसिंग की स्पीड जो है वो उतनी ज़्यादा होगी। internal clock is actually the vibrating speed of molecules vibration, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स एक ख़ास किस्म का होता है इसके अंदर सब्सटेंस, वो जितनी स्पीड के साथ वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम इंटरनल क्लॉक जो है वो बोल रहे होते हैं। अब इंटरनल क्लॉक क्या करता है? इंटरनल क्लॉक वो यानी कि एक जो उसका कह लें कि टिक है या एक इसका जो है वो इंटरवल है इंटरनल क्लॉक का, वो मेयर वो कर रहा होता है कि अब एक यूनिट ऑफ टाइम जो है वो गुजर गया है, ठीक है। एक यूनिट ऑफ टाइम यानी कि कंप्यूटर के लिए, हमारे लिए नहीं, कंप्यूटर के लिए, प्रोसेसर के लिए जो टाइम मैनेज कर रहा होता है वो इंटरनल क्लॉक होता है, ठीक है। अब इसने बताना होता है कि आपने जो यानी कि प्रोसेसर ने जो ये वाला काम है वो कितने इंटरवल में करना है, वो कितनी टिक्स में करना है, क्लॉक कितनी दफ़ा टिक करे तो ये काम होना है, ठीक है। अब क्लॉक की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्लॉक की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी आपकी प्रोसेसिंग स्पीड भी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। आप नीचे एक कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग स्पीड टाइड विद द क्लॉक स्पीड, ये ऑपरेटिंग स्पीड इसकी इसके साथ टाई होती है। क्लॉक सिंगल टिक यानी कि क्लॉक का इंटरनल क्लॉक का जो सिंगल टिक है, एक दफ़ा वो जो टिक करता है, इज द टाइम, वो टाइम है रिक्वायर्ड टू टर्न ऑफ एंड बैक ऑन अगेन। किसको टर्न ऑफ या ऑन करना है? जो स्विचेस की हम बात कर रहे थे कि ट्रांजिस्टर के ऊपर स्विचेस लगे होते हैं जिससे वो बिट्स, जिसको हम इसके ऊपर हमने पूरी डिटेल से डिस्कशन की थी, ठीक है। तो उस एक स्विच को ऑन और ऑफ करने में जितना टाइम लगता है ना उसको एक सिंगल टिक कहते हैं क्लॉक की, ठीक है। तो जितनी तेजी के साथ वो टिक करेगा, जितनी तेजी के साथ वो स्विचेस को ऑन ऑफ कर सकता है, उतनी ही फिर ज़ाहिर है वो आपकी जो स्पीड है वो डायरेक्टली उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा होता है प्रोसेसिंग की, ठीक है। तो ये इंटरनल क्लॉक जो है इसकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी आपके प्रोसेसर की स्पीड भी उतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है जी सिस्टम बसेस। बस जो है वो दैट इज़ द कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन कंप्यूटर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में राब्ते की ज़रूरत होती है, डाटा वगैरह शेयर करना होता है, तो बस जो है वो कम्युनिकेशन का काम करती है। डाटा बस बेसिकली ग्रुप ऑफ वायर्स दैट ट्रांसफर डाटा विद कंप्यूटर कंपोनेंट्स, ठीक है। ये वायर्स लगी होती हैं, ठीक है। एक वायर्स के ऊपर एक वक्त में एक बिट जो है वो ट्रेवल कर रही होती है, ठीक। अब जितनी ज़्यादा वायर्स लगी होंगी, ठीक है ना, जितनी ज़्यादा वायर्स लगी होंगी ज़ाहिर है स्पीड डाटा ट्रांसफ़र की उतनी ज़्यादा होगी। इसको आप मिसाल ले सकते हैं कि आप मोटरवे के ऊपर लाइनें लगी होती हैं, तो जितनी ज़्यादा लाइनें होंगी, ठीक है, पैरेलल में, जितनी यानी कि सड़क चौड़ी होगी उतनी ज़्यादा जो है वो गाड़ियाँ एक साथ जो है वो गुजर सकेंगी। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसी है कि जितनी ज़्यादा वायर्स लगी होंगी बस में, उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर इसी तरह से एड्रेस बस है। एड्रेस बस भी वायर्स ही होती हैं, ठीक है, और ये एड्रेस कैरी कर रही होती हैं रैम का। सीपीयू ने अगर कोई कंटेंट जो है वो राइट करना है या रीड करना है रैम से, तो वो एड्रेस जो है वो बताया जाता है एड्रेस बस के ऊपर। तो ये दोनों बसेस जो हैं ये भी इफेक्ट कर रही होती हैं प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी भी रैम ही की तरह है बिल्कुल, ठीक है। इसके अंदर भी इंस्ट्रक्शन और डाटा लोड किया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन इट इज़ वेरी फास्ट, एक्सट्रीमली फास्ट एज कंप्यूटर रैम। रैम की निस्बत ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है।
अब मसला क्या है, इसको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर आप ये डायग्राम देख सकें तो सीपीयू और मेन मेमोरी यानी रैम के दरमियान कैशे जो है वो लगाई जाती है। ये पुराने सिस्टम्स में नहीं होती थी, अब जो है नए नए सिस्टम जो है तो कैशे जो है उसका कंसेप्ट आ गया। अब मसला ये है कि सीपीयू की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है जबकि रैम की स्पीड बहुत कम होती है। तो इस स्पीड डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए हमें कैशे की फिर ज़रूरत होती है। क्योंकि कैशे का स्पीड बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इसका भी साइज़ कम होता है। हम करते क्या है कि हमने वो कंटेंट, वो वाली इंस्ट्रक्शन जो हमने बार बार रैम से रीड करनी होती हैं, उनको हम बार बार रैम से रीड करने की बजाय उसको कैशे के अंदर रख लेते हैं। तो सीपीयू फिर उन इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी यानी रैम से रीड करने के बजाय कैशे से रीड करता रहता है। और जब ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू को चाहिए लेकिन वो रैम सॉरी कैशे के अंदर मौजूद ना हो तो फिर उसको बाद में रैम में से देख लिया जाता है। ठीक है, और फिर रैम से उसको कैशे में ले आते हैं और कैशे से फिर आगे सीपीयू। तो ये इस तरह से कैशे मेमोरी अगर आपकी लगी हुई है सिस्टम में, कैशे मेमोरी जितनी ज़्यादा लगी हुई है, जितनी उसकी ज़्यादा साइज़ है उतनी आपकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये 4-5 फैक्टर जो हैं वो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड को कंट्रोल या मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हमने ये चैप्टर जो है वो फिनिश कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट टुमारो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? जी, अच्छा।